जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रजनीश कुमार और मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा है, वो हम लोग देखेंगे। कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस लेक्चर को। आइए, देखिए, 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है। और जो उस समय इंग्लैंड की जो महारानी होती है, एलिजाबेथ प्रथम, वो क्या करती है, एक चार्टर्ड एक्ट साइन करती है और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिलता है कि वो भारत में आकर के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, भारत में आकर व्यापार करना स्टार्ट करती है। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो उस समय उसका भारत में आने का उद्देश्य क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आकर सत्ता का हासिल करना, या ठीक है ना, कोई राज्य साम्राज्य स्थापित करना, उसका ये कहीं से भी कोई उद्देश्य नहीं रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, व्यापार करने का। लेकिन जब वो भारत में आते हैं तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल कंडीशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से उनको ये मौका मिलता है कि वो भारत में जो भी क्षेत्र है उनको कब्जा करने लगते हैं और आगे चलकर वो भारत के एक अच्छे खासे भूभाग पे अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रहे थे, तो भारत को गवर्न करने के लिए कई सारे एक्ट पारित किए जा रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ईस्ट इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया। तो ये जो भी एक्ट है ना, इसको हम लोग एक एक करके आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस पहले एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से। देखते हैं क्या उसका प्रोविजन है। और देखिए, जब ब्रिटिश का जब शासन चल रहा था भारत में, तो दो तरह के शासन हुए। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन हुए। ठीक है। और जब 1857 में जब विद्रोह होता है, 1857 का, उसके बाद जो शासन है उसकी बागडोर किसके हाथ में चली जाती है, क्राउन के हाथ में चली जाती है, यानी कि महारानी के हाथ में चली जाती है। पहले शासन किसके हाथों में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। और विद्रोह के बाद वो शासन किसके हाथों में चला जाता है, क्राउन के हाथों में चला जाता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले एक्ट से। क्या नाम है उसका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, क्या होता है ना कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिलता है। जब 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई से पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, जिसमें जो बंगाल का नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, उनकी हार हो जाती है। ठीक है। और उनकी हार हो जाती है। ठीक। फिर जो 1764 का जो लड़ाई होता है, बैटल ऑफ बक्सर, उसमें क्या होता है, जो शाह आलम द्वितीय रहते हैं, यानी कि जो मुगल इंपेरियर रहते हैं, अवध के जो नवाब रहते हैं सुजाउद्दौला, ठीक, और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब रहते हैं, ये लोग एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो अंग्रेजी अंग्रेजी सेना लेकर आते हैं और एक ग्रैंड अलायंस में एक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं। और अंग्रेज विजयी होने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक। और इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, अंग्रेज जो होते हैं उनको एक अच्छा खासा भूभाग मिल जाता है, एक फर्टाइल लैंड मिलता है, जहां से उन लोगों को टैक्स काफी ज्यादा मिलने लगता है। रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू जो इकट्ठा करते हैं ना, भारी मात्रा में उन लोग को लैंड रेवेन्यू मिलने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है, उनको एक अच्छा संसाधन मिल गया, बहुत सारे पैसे मिल गए। तो बाकी जो भी क्षेत्र है, जैसे मद्रास हो गए, बॉम्बे हो गए, या फिर और जो भी राज्य थे, उनको कब्जा करने में उनको काफी एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होता है। जो बंगाल का जो रेवेन्यू मिलना होता है ना, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होता है। ठीक है। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके जो इम्प्लॉय थे उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइन बनाए जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक। उसी गाइडलाइन को क्या कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ब्रिटिश इंडिया के जो भी अफेयर थे, पॉलिटिकल अफेयर, कमर्शियल अफेयर या सिविल अफेयर, उन सबको कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये एक तरह का पहला कदम था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उसके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट नहीं पारित किया गया था। तो ये एक तरह से पहला लैंडमार्क एक्ट था। ठीक है। जो शुरुआत होता है जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विकास का। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे। ठीक है। पहले क्या था, पहले ब्रिटिश के जो भी प्रोविंस थे, जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, या फिर बॉम्बे हो गया, उसके अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है। और वो बंगाल में ही अपना शासन चला रहे थे। उनके ऊपर कोई सिर्फ ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वही था। ठीक। और कोई नहीं था भारत में।
ठीक है। इस एक्ट के बाद क्या हुआ ना कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद क्या, जो गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं ना, उनका पोस्ट को बढ़ा दिया जाता है, उनको थोड़ा ज्यादा ताकतवर बना दिया जाता है। और जो और उनका नामकरण क्या कर दिया जाता है, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। यानी कि अब उनको क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग जी थे। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। नाम हमें याद रखना है। ठीक। और जो बाकी जो गवर्नर है, मद्रास के गवर्नर हो गए, और बॉम्बे के गवर्नर, उनको क्या, उनको कम पावर दिया था, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया था किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक। और इसी में क्या, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जो क्या करेगा, जो गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करेगा, गवर्नर जनरल को मतलब शासन चलाने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक। और क्या करेगा वो, और जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट जो बैठ रहा है उसको वो इंफॉर्मेशन देगा, किस चीज का, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो भी उसके अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हो गए, कमर्शियल अफेयर्स हो गए, या फिर सिविल अफेयर्स हो गए, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ देना है, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में देना है। और इसमें टोटल कितने मेंबर होने थे, टोटल इसमें 4 मेंबर होते थे। और इसका क्या नाम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। नाम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट कलकत्ता, और ये कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। ठीक है। उसमें कितने, उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अन्य जजेस होंगे। ठीक। और पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका क्या नाम था, सर एलिजा एमपी था। क्या नाम था उनका, सर एलिजा एमपी। और इस इसी एक्ट में एक और ये भी प्रावधान था कि जो भी कंपनी के ऑफिशियल थे, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको प्राइवेट ट्रेड से, ठीक है, और गिफ्ट लेने से, ठीक, प्राइवेट ट्रेड से, गिफ्ट लेने से और घूस लेने से उनको बैन कर दिया गया। यानी कि अब आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, जो भी इंडियन लोग हैं उनसे घूस नहीं ले सकते हैं, उनसे कोई तोहफा नहीं ले सकते हैं। इससे क्या हो रहा था, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिशर्स थे उनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, उनको टैक्स का लॉस हो रहा था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने प्राइवेट ट्रेड को बैन कर दिया। ठीक है। और जो रेगुलेटिंग एक्ट है, एक तरह से क्या है, एक तरह से भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट साबित हुआ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विकास में एक कई सारे प्रोविजन लिए गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्ट हमारा कौन सा है। देखिए, फिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, किस लिए लाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन क्या रेगुलेटिंग एक्ट आने से सारे जो भी चैलेंजेस थे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सॉल्व हो गए रहते तो बाकी सारे एक्ट की जरूरत ही क्या पड़ती। ठीक है। लेकिन बस उसके सारे चैलेंजेस जो थे वो सॉल्व नहीं हुए, इसलिए क्या, अगली बार एक नया एक्ट लाएगा, फिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए, उस समय जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका क्या नाम था, फिट्स द यंगर, उन्हीं का नाम ये एक्ट लाया गया था। क्या नाम है इसका, फिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, दोनों को सेपरेट कर दिया। पहले क्या था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों दोनों मामलों को संभाल रही थी। लेकिन अब एक नया बॉडी का क्रिएट किया गया, क्या नाम था उसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि एक उसमें एक बॉडी का क्रिएट किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। देखिए, जो कमर्शियल मामला है उसको अब कौन रेगुलेट करेगा, उसको कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उनको अब कौन संभालेंगे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जिसका गठन किया गया, वो संभालेंगे। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब पॉलिटिकल मामले को पे हस्तक्षेप करेंगे, संभालेंगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो क्या करेंगे, कमर्शियल मामले को संभालेंगे। ठीक। अब देखिए, इसी एक्ट के द्वारा अभी तक क्या होता था, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी जीते हुए क्षेत्र थे, जो भी लैंड वगैरह थे, वो किसके तहत वो देखे जाते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, मतलब उसको माना जाता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जो भी क्षेत्र थे, जो भी एरिया था, उसको अब किसका एरिया माना जाएगा, उसको ब्रिटिशर्स का एरिया माना जाएगा। यानी कि जो ब्रिटेन के जो महारानी है उसके अंदर में इसका एरिया माना जाएगा। ठीक है। और इसी के तहत क्या है, एक गवर्नर जनरल काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, कहाँ, मद्रास और बॉम्बे में। ये चीज भी ध्यान में रखना है, मद्रास और बॉम्बे में एक गवर्नर काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1813। देखिए, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, ये क्या है, ये एक तरह से लैंडमार्क एक्ट है। क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण विशेषता हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इस एक्ट के द्वारा क्या होता है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिली होती है, यानी कि ट्रेड करने की, व्यापार करने की भारत में जो मोनोपोली मिली होती, ठीक है, तो हमने देखा था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उसका स्थापना किस लिए किया गया था, ताकि वो भारत में आकर के व्यापार कर सके।
1600 में और भी बहुत सारी कंपनियां थी, उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियों का गठन हुआ था, लेकिन उन लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो भारत में आकर व्यापार करें। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को था। ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें ये एक प्रावधान किया जाता है कि जो भी मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है। यानी कि जो बाकी अदर कंपनी है ब्रिटेन में, उनको भी अब ये अधिकार दिया जाता है कि वो भारत में आकर के व्यापार करेंगे। अब देखिए वो बाकी जो कंपनियां थी वो क्या देख रहे थे, भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग इतने भारत में जाकर व्यापार कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा रहे हैं, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ताकि हम भी भारत में आकर के भारत से लाभ कमा सके। ठीक है। इसलिए क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, जो एक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और बाकी कंपनियों के लिए भी एक रास्ता खोल दिया गया कि आप लोग आइए और आकर के भारत में व्यापार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाइए। लेकिन इसमें एक ये क्लॉज है कि जो चाय का व्यापार और चीन के साथ जो ओपियम का व्यापार किया जाता ना, यानी अफीम का जो भी व्यापार किया जाता था, उसको उसका एक अधिकार बना रहा है। यानी कि अभी भी उसका मोनोपोली बना रहा है किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। यानी कि उस पे व्यापार करने का अधिकार सिर्फ किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ जो ओपियम का व्यापार यानी कि अफीम का जो व्यापार किया जाता था, उस पे अभी भी एक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक। अब देखिए, इसी एक्ट के द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप करने की बात की जाती है। यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक, इसके डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। और इसी एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और इसी एक्ट में पहली बार ये कहा गया कि क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में भेजा जाएगा। ठीक है, क्रिश्चियन को फैला बढ़ावा देने के लिए, ताकि क्रिश्चियन जो धर्म है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके भारत में। ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एक्ट हम लोग देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833। देखिए, जो चार्टर एक्ट 1833 में आता है उसमें क्या प्रावधान किया जाता है। देखिए, ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो खत्म कर दी गई थी चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। लेकिन 1837 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें चाय और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है ना, वो भी मोनोपोली खत्म कर दी जा रही है। यानी कि अब यहाँ पे क्या क्या हुआ, यानी कि जो भी व्यापार करने की जो भी शक्ति दी थी, जो भी एक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं करेगी। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, एक सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी एक प्रशासनिक संस्था बन के रह जाएगी। अब उनका काम क्या रहेगा? सिर्फ प्रशासन करने का। अब उनको व्यापार से कोई मतलब नहीं है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको क्या बोला कि भाई आप लोगों ने 200 साल तक, 300 साल तक बहुत सारा व्यापार कर लिया, अब आप लोग छोड़ो। अब और लोगों को भी मौका दो ताकि वो लोग भी भारत में आकर के ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। इसलिए अब उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया गया? सिर्फ एक प्रशासनिक बॉडी बना करके रख दिया गया। बाकी जो भी कंपनियां आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो क्या करेगी? भारत में आएगी, सॉरी, इंग्लैंड से जो भी कंपनी आ रही है वो भारत में आएगी और भारत में आकर व्यापार करेगी। ठीक है। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम याद रखना है हमें। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक। और देखिए, इसी एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव पावर था, यानी कि जो कानून बनाने की जो शक्ति थी बॉम्बे और मद्रास की, उसको खत्म कर दिया गया। और उसको खत्म करके ये अधिकार किसको मिल गया? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे ना, उनको ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया है ना, वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएंगे और वो पूरे भारत के एक तरह से हेड होंगे। और पूरे भारत की शासन कौन संभालेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संभालेंगे। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एक्ट देखेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट एक्ट कौन सा है? 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब देखिए, इस एक्ट में क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर जनरल काउंसिल का, उसको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है। यानी कि कानून बनाने का और कानून को पालन करवाने की जो शक्ति है, पहले क्या थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी, अब उसको सेपरेट कर दिया जा रहा है। ठीक। और इसी एक्ट में पहली बार एक 6 मेंबर के एक काउंसिल का क्रिएशन किया जा रहा है। ठीक है। एक 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें से 4 जो मेंबर होंगे वो कहाँ से अपॉइंट होंगे? मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल से अपॉइंट होंगे। 4 मेंबर कहाँ कहाँ से अपॉइंट होंगे? मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल से अपॉइंट किए जाएंगे 4 मेंबर। ठीक है। देखिए, इसी एक्ट में जो 1853 का जो एक्ट है, इसमें पहली बार एक ओपन कंपटीशन की बात की गई थी। इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता था ना, उसमें पहली बार एक ओपन कंपटीशन की बात की गई थी। पहले क्या होता था? पहले जो ब्रिटिशर्स होते थे वो अपने से खुद से किसी को अपॉइंट करके भेज देते थे।
भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज के तौर पे। ठीक है, लेकिन इस एक्ट से क्या हुआ, पहली बार एक ओपन कंपटीशन की बात हुई थी, हालांकि वो उन्होंने किया नहीं था, लेकिन पहली बार इसमें बात रखी गई थी। नेक्स्ट एक्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था ना, वो एक तरह से अपने एक आखिरी एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर। यानी कि 1857 में क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, उसके बाद क्या होता है, जो कंपनी का रूल होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब किसका रूल स्टार्ट हो जाता है, जो क्राउन का रूल है, यानी कि जो महारानी का शासन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब से इंडिया की जो भी टेरिटरी होगी वो किसके अंडर में आएगी, वो सीधे क्राउन के अंदर में आएगी। ये सब चीज हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है ना, इसको क्या गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। क्यों गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है? पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो शासन था, लोग क्या समझ रहे थे कि भाई वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो एक अच्छे से उन लोगों ने शासन नहीं किया। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग महारानी के कंट्रोल में आ गए, यानी कि अब हम पे किसका शासन है, महारानी का शासन है, क्वीन का शासन है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, गुड गवर्नेंस एक्ट कहेंगे। इसलिए इस जो 1858 का एक्ट था, उसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा गया। ठीक है। तो देखिए, 1857 में रिवोल्ट होता है 1857 का। उसके बाद जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी टेरिटरी जीता गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अब उसको किसका तहत टेरिटरी माना जाएगा, जो ब्रिटिश जो क्वीन है ना, उसके अंडर में इस सारी टेरिटरी को माना जाएगा। ठीक है। और इसी एक्ट के तहत जो पहले हम लोगों ने देखा था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ठीक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये जो दो बॉडी थे ना, उसको खत्म कर दिया गया और इसके जगह पे एक नए बॉडी का स्थापना किया गया। क्या नाम था उसका, एक नए ऑफिस का स्थापना किया गया। क्या नाम था इसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना की जाती है। इसमें टोटल कितने मेंबर रहते हैं, 15 मेंबर रहते हैं, और इनका क्या काम रहेगा, वो असिस्ट करेंगे, किसको असिस्ट करेंगे, वायसराय को असिस्ट करेंगे। अब देखिए, इसी एक्ट में एक और प्रावधान है। पहले क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया का पोस्ट था, उसका नाम बदल दिया जाता है। अब उसका नाम क्या हो जाएगा, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। क्या नाम हो जाएगा, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जी थे। क्या नाम था उनका, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था, ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक। तो देखिए, ये हम लोगों ने देखा, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबोलिश कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। अब इसके जगह पे कौन सा ऑफिस आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, जिसमें कितने मेंबर होंगे, टोटल 15 मेंबर होंगे। और इनका क्या काम रहेगा, ये गवर्नर को, जो वायसराय है, उनको असिस्ट करेंगे, यानी कि उनको शासन करने में सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, देखते हैं क्या क्या इसमें प्रोविजन है। देखिए, इस एक्ट में पहली बार इंडियन को वायसरॉय के काउंसिल में प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। यानी कि क्या कहा गया था कि आप लोग अब इंडियन को भी हमारे वायसरॉय के काउंसिल में शामिल कीजिए। भाई, हम लोग भारत में ही शासन कर रहे हैं, भारत के लोगों पे शासन कर रहे हैं, और भारत के लोगों को हम अगर प्रतिनिधित्व ना ही दे तो क्या फायदा यहाँ पे शासन करने का। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को भी काउंसिल में शामिल करने की बात की गई थी। ठीक है, और 3 मेंबर को, पहली बार 3 मेंबर को शामिल किया गया था। कौन कौन थे वो, सर दिनकर राव, और राजा ऑफ बनारस, और महाराजा ऑफ पटियाला। इन 3 लोगों को पहली बार जो वायसराय का काउंसिल था उसमें शामिल किया गया था। और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी शामिल करने की भी बात की गई थी। ठीक। तो ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जो मंत्रिमंडलीय सिस्टम होता है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह देखते हैं ना, यही पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। ये पहली बार कब आया था, तो 1861 के जो एक्ट आया था ना, उसी में पोर्टफोलियो सिस्टम की बात की गई थी और पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है। अब देखिए, ऊपर हम लोगों ने देखा था पिछले एक्ट में कि क्या है, एक सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही थी। यानी कि पहले क्या था, पहले जो भी शक्ति शक्ति था, जो भी पावर था, सबका बंटवारा किया गया था। सबका क्या, पहले एक इंसान के हाथ में दे दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल जो इंडिया थे, सारा कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, उन्हीं उन्हीं के पास था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो कानून बनाने का अधिकार था, उसको अब बाकी जो गवर्नर थे, बाकी जो प्रांत थे, उनको भी दिया जा रहा था। ठीक है। ठीक है। Decentralization initiated with the presidency of Madras and Bombay being restored their legislative power। यानी कि जो कानून बनाने की जो शक्ति थी, अब वो मद्रास और बॉम्बे जो भी प्रोविंस है, अब उनको भी दिया जाने लगा। पहले क्या था, इनसे कानून बनाने की शक्ति, इसको लेकर के किसको दे दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। अब इसको वापस उनको सौंपा जा रहा है कि नहीं भाई, आप अपने लिए खुद कानून बना सकते हैं। ठीक।
तो पहले क्या था, पहले वहां पे सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक। देखिए नेक्स्ट एक्ट क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यानी कि 1892 में जो एक्ट आया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन वेयर इंट्रोड्यूस, यानी कि पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि नॉमिनेशन के तौर पे, यानी कि डायरेक्ट लोग उसको वोट नहीं देंगे, लेकिन एक तरह से नॉमिनेट किया जाएगा कि हाँ इस बंदे को हम लोग काउंसिल में भेजेंगे, या फिर उस बंदे को काउंसिल में एक तरह से नॉमिनेट किया जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं की गई थी, लेकिन हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से शुरुआत था इलेक्शन का। ठीक। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड। देखिए पहले क्या था, पहले बहुत कम मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 कम मेंबर हुआ करते थे, अब इसको एक्सपेंड किया जाने लगा। ठीक है, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इसी एक्ट के द्वारा पहली बार बजट पर डिस्कशन की शुरुआत हुई। पहले क्या था, पहले बजट पास करवा दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या, इस एक्ट के बाद आप बजट पे डिस्कशन भी कर सकते हैं कि आपने बजट में किसको, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा दिया है। ठीक है, और उस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसी एक्ट के द्वारा पहली बार बजट पर डिस्कशन की बात हुई, और पहली बार इसमें जो बजट से रिलेटेड कोई भी आप सवाल भी पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से। नेक्स्ट एक्ट देखेंगे हम लोग, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि 1909 में जो एक्ट आया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले कौन थे, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो जी कौन थे, मिंटो जी हमारे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था ना, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन शुरुआत किया गया इसी एक्ट के द्वारा। यानी कि पहली बार अगर डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको इंपीरियल काउंसिल बनाया गया। फर्स्ट इंपीरियल काउंसिल कौन बना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वही क्या बना, इंपीरियल काउंसिल बना। देखिए, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 660, यानी कि 16 से बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया। पहले क्या था, 16 था। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर सदस्यों की संख्या पहले कितनी, 16 थी। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वाज सेपरेट। इसी एक्ट में क्या हुआ, पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट की को एक्सेप्ट किया गया। इसका मतलब क्या हो, यानी कि संप्रदाय के आधार पे आपको वोट देने का, इलेक्शन लड़ने का आपको अधिकार दिया जाएगा। यानी अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की जाएगी, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मिलकर एक ही इंसान को वोट देंगे, ये चीज को नहीं। मुसलमानों के लिए अलग वोटिंग की व्यवस्था रहेगी, और हिंदुओं के लिए अलग वोटिंग की व्यवस्था रहेगी। इसी को क्या कहा जाता है, कम्युनल इलेक्टोरेट। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन was मेड ए मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए, इसी एक्ट में पहली बार एक इंडियन मेंबर को वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, और वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, और इनको लॉ मेंबर बनाया गया था, यानी कि इनको लॉ मंत्रालय, कानून मंत्रालय दिया गया था। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। पहली बार किसी इंडियन को वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, तो उनका क्या नाम था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट एक्ट हम लोग देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1919 में जो एक्ट आया था उससे हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू जो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे, हमारे वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, देखिए, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर सेपरेटेड। इस एक्ट में क्या हुआ, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों के सब्जेक्ट को, यानी कि विषय को बंटवारा किया गया। यानी कि सेंट्रल कुछ विषय पे सेंट्रल कानून बनाएंगे, और कुछ विषय पे राज्य कानून बनाएंगे। यानी कि जो प्रांत है उनको कानून बनाने का अधिकार है। जो इंपॉर्टेंट विषय है उस पर सेंटर को दे दिया गया कानून बनाने के लिए। जो छोटे मोटे जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, राज्य को दिया गया। ठीक है, और इसी एक्ट में पहली बार डायरकी यानी कि डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, डायरकी का मतलब क्या हुआ, देखिए, दो जो भी सब्जेक्ट है ना प्रोविंशियल, यानी कि प्रांत प्रांत के तो तहत जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं ना कानून बनाने के लिए, उसको भी दो भाग में बंटवारा कर दिया गया। कैसे कैसे देखते हैं, एक ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। देखिए, जो रिजर्व सब्जेक्ट है उस पर काउंसिल बनाने का किसका अधिकार रहेगा, जो गवर्नर है, जो वायसरॉय ऑफ इंडिया है, उनको यह अधिकार रहेगा कानून बनाने का। ठीक है, और बाकी जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है उस पे किसको, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनको ये अधिकार रहेगा कानून बनाने का। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि जो कानून, जो भी विषय है कानून बनने का, उनको दो भागों में बंटवारा कर दिएगा। एक को कहते हैं ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, एक को कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है उस पर कानून बनने का अधिकार लेजिस्लेटिव काउंसिल को रहेगा, और जो रिजर्व सब्जेक्ट है उस पर कानून बनने का अधिकार वायसरॉय ऑफ इंडिया को रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है,
द मिनिस्टर वेर नॉमिनेटेड फॉर अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वेर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब देखिए जो भी मिनिस्टर है वो क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनसे वो नॉमिनेट होंगे, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके तहत रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेजिस्लेचर के, यानी कि जो लेजिस्लेटिव है उसके तहत वो क्या उत्तरदायित्व उनका बने रहेगा कि आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं, आप ये कानून क्यों बना रहे हैं, ठीक। देखिए, ए बाइक कैमरा लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेंटर। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार एक बाइक कैमरा यानी कि द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे सेंटर पे, यानी कि प्रांतों में नहीं है, सेंटर पे एक द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। वैसे उस समय भी एक 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 लेजिस्लेटिव काउंसिल को का और और काउंसिल का मतलब विकास किया गया था, ठीक है। इट मैंडेट 3 मेंबर फॉर द वाइसर एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। और इसी एक्ट में पहली बार क्या बात की गई थी, कम से कम 3 मेंबर जो होने चाहिए ना, वो वाइसर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय होने ही चाहिए, ठीक। और इसी एक्ट में पहली बार एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस के जो भी एग्जाम होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो इसी एक्ट में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी। और 1926 में यूपीएससी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये चीज भी हमें याद रखना, ठीक है। This act extended the right to vote, and with this about 10% of the population acquired the voting right। इसी एक्ट में जो राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार है उसको एक्सटेंड किया गया था। और उस समय लगभग लगभग जो भारत की जो पॉपुलेशन थी उसका 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। पहले क्या था, पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, जो लोग टैक्स दे रहे थे, ठीक है, जिनके पास संपत्ति थी, ठीक है, या फिर जो पढ़े लिखे थे उनको ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो भारत की जितना पॉपुलेशन है उसका 10% लोग वोट देने का अधिकार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट एक्ट देखेंगे हम लोग 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। एंड ऑल इंडिया Federation was proposed, which would consist of British India and princely state. This never materialized though, ठीक है। इस एक्ट में पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया के जो पार्ट हैं वो भी शामिल होंगे और जो प्रिंसली स्टेट है वो भी शामिल होंगे। लेकिन ये कभी भी फॉर्म इसका स्थापना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो कभी साथ नहीं है, कभी भी उन लोगों ने ब्रिटिश इंडिया का साथ नहीं दिया कि ठीक है आप एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना। उनको लगता था कि क्या पता ये लोग ऑल इंडिया फेडरेशन बना दे और हमसे हमारा अधिकार छीन ले। इसलिए जो प्रिंसली स्टेट थे वो लोग चुपचाप से निकल लिए कि नहीं भाई हमें आपके साथ नहीं जाना है, ठीक है। सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड द प्रोविंस। पिछले ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो भी सब्जेक्ट है वो डिवाइड किया गया था सेंटर और प्रोविंस पे। यहाँ भी सेंटर और प्रोविंस पे सब्जेक्ट का डिवाइड किया गया। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए जो फेडरल लिस्ट है उस पर कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। जो प्रोविंशियल लिस्ट है उस पर कौन बनाएगा, जो प्रांत है जो प्रोविंस है उन पर उनको कानून बनाने का अधिकार था। और एक क्या था, कॉन्करेंट लिस्ट था। और कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार रहेगा। लेकिन अगर किसी भी तरह कोई विरोधाभास उत्पन्न होगा तो जो सेंटर का कानून होगा उसको मान्य माना जाता था, ठीक है। यानी कि सेंटर के कानून को कॉन्करेंट लिस्ट में ज्यादा ताकतवर बनाया गया था, ठीक है। डायरकी वाज एबोलिश एज अ प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एज अ सेंट्रल लेवल। और जो डायरकी था यानी कि जो डुअल गवर्नमेंट था जो प्रोविंशियल लेवल पर उसको खत्म कर दिया गया और उसको कहाँ लाया गया, सेंटर पे लाया गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मोर ऑटोनॉमी वाज अकॉर्डेड टू द प्रोविंसेस एंड इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस द बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए जो प्रांत थे, जो राज्य थे, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया गया, ठीक है? उनको ज़्यादा अधिकार दिया गया कोई भी कानून बनाने का या फिर कोई भी फैसला लेने का, ठीक है? और उसमें टोटल कितने राज्य थे? टोटल 11 प्रोविंस थे। उन 11 प्रोविंसों में 6 प्रोविंस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर का व्यवस्था किया गया, यानी कि द्विसदनीय विधायिका का व्यवस्था कितने प्रांतों में किया गया? 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। A federal court was established and Indian council was abolished। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और जो इंडियन काउंसिल था उसको एबोलिश कर दिया गया। फेडरल कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। और बर्मा और जो एडन थे उनको इंडिया से अलग कर दिया गया। बर्मा और एडन को कब अलग किया गया था, तो 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था। इसी एक्ट में आरबीआई जो है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी गठन की बात की गई थी, ठीक है। देखिए और जो हमारा भारतीय जो संविधान आगे चल के बनता है ना, तो इसमें ज्यादा इसके उसके ज्यादा प्रावधान
1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, यहीं से लिए गए हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट एक्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, लास्ट एक्ट क्या है हमारा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, इंडिया वॉज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। इस एक्ट के द्वारा इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरेन घोषित कर दिया गया। ठीक है, वायसराय एंड गवर्नर वेयर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि जो वायसराय थे और जो गवर्नर थे प्रांत के, उनको क्या बस नाम मात्र का हेड बन के रह गए, यानी कि उनको ज्यादा फैसले करने के या फिर ज्यादा उनको अधिकार नहीं दिए गए, वो बस एक नाम मात्र के हेड बन के रह गए। सेट अप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक सेंटर पे और जो भी प्रांत है वहां पे सेटअप किया गया। ठीक है, गठन किया गया एक रिस्पॉन्सिबल, एक उत्तरदायी सरकार का। और जो भी लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर थे उसको किसको दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यानी कि जो संविधान सभा था उस समय जिसका गठन किया गया था 1946 में, उसको लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर दोनों पावर किसको दे दिया गया, जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसको दे दिया गया। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।